प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर भास्कर चौधरी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गणित में एक महत्वपूर्ण विषय पर, जिसका शीर्षक है गणित अधिगम में आईसीटी का उपयोग। शिक्षार्थियों, वर्तमान समय में आईसीटी से आप सभी भली भांति परिचित हैं। आईसीटी से हमारा तात्पर्य है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। सूचनाएं, गणित में सूचनाओं का एक अहम महत्व है। इन सूचनाओं के माध्यम से ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हो या गणित की सामान्य समझ हो, इन सब चीज़ों के बारे में आप अपने विद्यार्थियों से चर्चा कर सकते हैं। इसी प्रकार संप्रेषण की तकनीकियाँ, इनको भी आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रस्तुतिकरण के पश्चात कुछ उद्देश्य हैं जिनको आप भली भांति प्राप्त कर पाएंगे एवं गणित शिक्षण में आगे चलकर अपने शिक्षण में इन सभी चीज़ों का समावेश कर पाएंगे। इस प्रस्तुतिकरण के पश्चात आप जान पाएंगे शैक्षिक संदर्भ में आईसीटी का क्या महत्व है। उपकरण अथवा तकनीकी के आधारित गणित अधिगम को भी आप समझ पाएंगे। आईसीटी का गणित की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं एवं क्यों इसे एक सृजनात्मक पहल माना जाता है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सामग्री से अधिक क्षमता में बदलाव। वर्तमान समय में हमारी शिक्षा प्रणाली में सामग्री से अधिक क्षमता पर बदलाव देने की बात कही जाती है। क्षमतावान विद्यार्थी पैदा करना, क्षमतावान विद्यार्थी अथवा शिक्षक तैयार करना, यही हमारी शिक्षण व्यवस्था का प्रथम उद्देश्य है। इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त आईसीटी की आवश्यकता, उसके महत्व पर हम प्रकाश डालेंगे। साथ ही उपयुक्त संसाधनों का, आईसीटी के उपयुक्त माध्यमों का चयन व उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त टीपैक रूपरेखा, टीपैक मॉडल पर भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आइए हम एक एक करके इन सभी बातों को समझने का प्रयास करें। प्रिय शिक्षार्थियों, आईसीटी के उपयोग की जब हम बात करते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में एक बात आती है कि आईसीटी का उपयोग हम कई जगहों पर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षण एवं अधिगम वह पहला पहलू है जिसमें हम आईसीटी का अधिकांशतः उपयोग करते हैं। गणित शिक्षण में चाहे कक्षा कक्ष के भीतर हो या बाहर, आईसीटी का बहुतायत से उपयोग किया जाता है। शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया के तहत शिक्षण में तथा अधिगम में आईसीटी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से शैक्षिक एवं विद्यालयी प्रशासन में, प्रबंधन में भी आईसीटी का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। आकलन, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, इसमें भी आईसीटी का उपयोग कई तरीके से किया जा सकता है। साथ ही साथ व्यावसायिक विकास, शिक्षार्थियों का एवं अध्यापकों के व्यावसायिक विकास को लेकर भी आईसीटी अत्यंत उपयोगी साबित हुई है। जैसा कि आप प्रस्तुत चित्र में देख सकते हैं, शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत अगर हम बात करें ई विषय वस्तु की, तो ई विषय वस्तु से हमारा तात्पर्य उस विषय वस्तु से है, उस कंटेंट से है जो कि ई फॉर्म में हमारे वेबसाइट्स पर या अन्य स्रोतों पर, अन्य संसाधनों पर दिया गया है। इस ई विषय वस्तु का इस्तेमाल विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं तथा गणित शिक्षण में गणित के बारे में नई नई जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। यह ई विषय वस्तु कई संसाधनों द्वारा विकसित की गई है और आज के समय में ज्ञान प्राप्त करने का, गणित को समझने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसी प्रकार से OER, जिसे हम ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, मुक्त शिक्षा संसाधन के नाम से जानते हैं, ये वे संसाधन हैं, ये वे रिसोर्सेज हैं जिनका उपयोग कर विद्यार्थी गणित शिक्षण को लेके या गणित के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ई लर्निंग एक दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है जिसके द्वारा अधिगम की प्रक्रिया नित्य निरंतर चलती रहती है। अभी तक हमने बात करी ई विषय वस्तु की, OER की और ई लर्निंग की। इन सब में एक चीज़ जो मुख्य रूप से समान है वो यह है कि विद्यार्थी अपनी गति के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार किसी भी समय कहीं पर भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। गणित शिक्षण में ई विषय वस्तु का, OER का और ई लर्निंग का अपना एक विशेष महत्व है। इसी प्रकार से शिक्षण एवं अधिगम में अंतःक्रियात्मक श्वेत बोर्ड, जिसे हम इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड के नाम से जानते हैं, का भी महत्वपूर्ण रोल है। यह एक ऐसा व्हाइट बोर्ड है जो परंपरागत शिक्षण में श्यामपट्ट से तथा श्वेत बोर्ड से थोड़ा सा भिन्न है। भिन्नता इसमें यह है कि अंतःक्रियात्मक श्वेत बोर्ड के द्वारा हम विद्यार्थियों के समक्ष ग्राफ, चार्ट अथवा किसी ऐसी गणितीय अवधारणा को जो कि सामान्य परंपरागत कक्षा में समझाना मुश्किल है, को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके द्वारा विद्यार्थियों में रुचि बनी रहती है एवं गणित शिक्षण को लेके जिज्ञासा का भी प्रादुर्भाव होता है। मोबाइल अधिगम, एम लर्निंग भी आज के समय में शिक्षण एवं अधिगम को मजबूती प्रदान करने का एक विशेष
माध्यम है। कोविड काल में एवं उसके पश्चात भी मोबाइल लर्निंग को लेके हमारे विद्यार्थियों में एक विशेष जिज्ञासा पैदा हुई है। मोबाइल लर्निंग के द्वारा विद्यार्थी कहीं पर भी किसी भी समय अपनी सुविधा से किसी भी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विकिपीडिया और ब्लॉग ये भी दोनों बहुत महत्वपूर्ण साधन है, जिसमें विकिपीडिया के तहत आप किसी चित्र के बारे में, किसी विषय वस्तु को इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, उसे खोज सकते हैं। और विकिपीडिया के आपको यह अवसर प्रदान करता है कि आप गणित संबंधी अलग अलग अवधारणाओं को खोज सकें और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। ब्लॉग सामान्यतः ब्लॉगर, जिसे ब्लॉग लिखने वाला कहा जाता है, के द्वारा लिखी गई ऐसी पोस्ट है जिससे कि गणित में अगर हम बात करें तो गणित से संबंधित कोई विशेष टिप्पणी, गणित से संबंधित कोई विशेष अवधारणा, इन सब चीज़ों को ब्लॉग में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे हम ब्लॉग लिखने वाले व्यक्ति को ब्लॉगर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक हमने समझा कि शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में आईसीटी का उपयोग अलग अलग माध्यमों के रूप में अलग अलग उद्देश्यों के साथ किया जा सकता है। शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में आईसीटी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे हमने इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास किया। शैक्षणिक प्रशासन। प्रिय शिक्षार्थियों, विद्यालयी प्रबंधन में एवं शैक्षणिक प्रशासन में आईसीटी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। चाहे हम विद्यार्थियों के, शिक्षार्थियों के मूलभूत आवश्यकताओं से लेकर उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं की चर्चा करें तो डेटाबेस तैयार करना, डेटाबेस में संबंधित आंकड़ों का या दी गई सूचनाओं की प्रणाली का प्रबंधन करना या डेटा में रिकॉर्ड रखना, यह सब अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य है। शायद ही आज के समय में कोई ऐसा विद्यालय हो जो शैक्षणिक प्रशासन में आईसीटी के उपयोग से अछूता रहा हो। विशेष रूप से गणित अधिगम प्रक्रिया में जब हम प्रशासन की बात करते हैं तो विद्यालयों में गणित की प्रयोगशाला, गणित से संबंधित अन्य किसी महत्वपूर्ण क्लब आदि की हम चर्चा करें तो उसके प्रशासन में भी आईसीटी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। गणित से संबंधित पुस्तिकाओं का उपलब्धता, गणित में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का प्रदर्शन, किसी परीक्षण में उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक, इन सभी चीज़ों को हम डेटा के आधार पर रिकॉर्ड कर सकते हैं और आईसीटी के द्वारा उसका प्रबंधन एवं उचित प्रशासन कर सकते हैं। आकलन गणित अधिगम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आकलन के अंदर ऑनलाइन परीक्षण एक प्रमुख परीक्षण प्रणाली है जिसका वर्तमान समय में उपयोग देखा जा सकता है। ऑनलाइन परीक्षण के द्वारा जहां विद्यार्थियों का, परीक्षार्थियों का ऑनलाइन मूल्यांकन या परीक्षण किया जाता है, वहीं ई आकलन के द्वारा, ई पोर्टफोलियो के द्वारा कुछ आधुनिकतम तकनीकों के माध्यम से विद्यार्थियों का, शिक्षार्थियों का आकलन किया जाता है। ई पोर्टफोलियो के द्वारा विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो अर्थात उपाख्यान तैयार किए जाते हैं और उसमें संबंधित विद्यार्थी की समस्त सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, जिससे विद्यार्थी को, उनके अभिभावकों को एवं शिक्षकों को लगातार यह सूचना मिलती है कि विद्यार्थियों का किस दिशा में, किस प्रकार से वो प्रदर्शन कर पा रहे हैं। ऑनलाइन क्विज भी एक रोचक माध्यम है आकलन करने का, जिसमें हम ऑनलाइन माध्यम से क्विज अर्थात प्रश्नावलियां विद्यार्थियों के सम्मुख रखते हैं। ई रूब्रिक्स के रूप में भी आकलन आजकल चर्चा में है। ई रूब्रिक्स के द्वारा हम विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर सकते हैं। व्यावसायिक विकास। शिक्षार्थियों, गणित अधिगम में गणित शिक्षक के लिए, साथ ही साथ गणित के शिक्षार्थियों के लिए व्यावसायिक विकास को समझना अत्यंत आवश्यक है। गणित जैसे जटिल विषय में वाद विवाद मंच, MOOC अर्थात मूक, ऑनलाइन पाठ्यक्रम एवं ऑनलाइन समुदाय में सहभागिता एक अवसर देते हैं हमारे गणित शिक्षकों को जो व्यावसायिक रूप से आगे चलकर सफल साबित हो सकें। जहां वाद विवाद मंच में प्रतिभागिता उन्हें यह अवसर प्रदान करती है कि वे अपने विचारों को उस वाद विवाद के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म या मंच पर रख सकें एवं अपने सहभागी प्रतिभागियों के विचारों को जान सकें। यह मंच न केवल गणित के विकास में अपितु विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों, शोधकर्ताओं तथा गणित के अध्यापकों के व्यावसायिक विकास में अत्यंत लाभदायक है। MOOC मूक, जिसे हम मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स के नाम से जानते हैं, यह एक ऐसी विविध प्रणाली है जिसके द्वारा वृहदता से कई शिक्षार्थियों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जा सकती है। मूक का भारत में अत्यधिक प्रचलन है और कोविड परिस्थितियों में एवं उसके पश्चात भी हमारे देश में
कई स्तर पर मूक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों एवं लाखों की संख्याओं में विद्यार्थी, शिक्षार्थी प्रतिभाग करते हैं, जो उनके व्यावसायिक विकास को सुनिश्चित करता है। इसी प्रकार से ऑनलाइन पाठ्यक्रम एवं ऑनलाइन समुदाय, जहां ऑनलाइन पाठ्यक्रम में विद्यार्थी इंटरनेट के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से, आईसीटी के उपयोग से ऑनलाइन पाठ्य सामग्री को पढ़ सकते हैं एवं अलग अलग संसाधनों के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अपनी गणित की समझ को विकसित कर सकते हैं। उसी प्रकार ऑनलाइन समुदाय में सहभागिता के द्वारा विद्यार्थी, शिक्षार्थी गणित में नित्य नए नए खोजें एवं आविष्कारों के बारे में जान सकते हैं और उसे अपनी शिक्षा में समावेश कर सकते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं आईसीटी की आवश्यकता एवं इसके महत्व की। जैसा कि हमने चर्चा करी, आईसीटी, जिसे हम सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के रूप में जानते हैं, यह एक आसान सीखने की प्रक्रिया है। आसान सीखने से हमारा तात्पर्य है कि विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार एवं अपनी अधिगम क्षमता के हिसाब से आईसीटी का उपयोग करके गणित की संपूर्ण अवधारणाओं को सीख एवं समझ सकता है। हम सभी जानते हैं, शिक्षा में हमारे कक्षा के भीतर वैयक्तिक विभिन्नताओं का एक अहम योगदान रहता है। प्रत्येक विद्यार्थी गणित में और गणित के भीतर भी अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित अथवा त्रिकोणमिति में एक समान दक्षता रखता हो, यह आवश्यक कदाचित नहीं है। अतः आईसीटी सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। इसके अतिरिक्त शिक्षक व विद्यार्थी के शिक्षण अधिगम में भी आईसीटी की प्रमुख भूमिका है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम गणित के शिक्षण में आईसीटी का अधिक से अधिक उपयोग करें। जहां एक ओर शिक्षण अधिगम में आईसीटी का महत्वपूर्ण भूमिका है, वहीं दूसरी ओर आकलन एवं मूल्यांकन में भी आईसीटी का उपयोग कई तरीके से किया जा सकता है। पूर्व में हमने ऑनलाइन कम्युनिटी, ऑनलाइन आकलन, ऑनलाइन पाठ्यक्रम आदि के बारे में चर्चा करी। उन्हीं चर्चाओं के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आकलन एवं मूल्यांकन में भी आईसीटी का उतना ही अधिक योगदान है जितना कि अधिगम प्रक्रिया में। इसके अतिरिक्त प्रशासन एवं व्यावसायिक विकास में भी आईसीटी की महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षार्थियों, कंप्यूटर्स, ई बुक्स, सॉफ्टवेयर्स आदि के उपयोग से आप सभी भलीभांति परिचित हैं। इससे न केवल हमारे विद्यार्थियों की रुचि बनी रहती है, वरन गणित जैसे जटिल समझे जाने विषय में प्रेरणा भी प्राप्त होती है और उसी प्रेरणा के आधार पर विद्यार्थी गणित में अधिक से अधिक रुचि लेते हैं। आईसीटी का एक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि इसमें अनुभव के आधार पर ज्ञान की रचना की जाती है, अर्थात रचनावादी उपागम की ओर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, न कि सिर्फ रटने वाली प्रक्रिया को हम बढ़ावा देते हैं। इसके अतिरिक्त आईसीटी की एक और महत्वपूर्ण उपयोगिता यह है कि अधिगम की प्रक्रिया कहीं भी और कभी भी चल सकती है। इसे हम मिश्रित दृष्टिकोण या ब्लेंडेड लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। विद्यार्थियों की प्रवीणता, विद्यार्थियों की कुशलता में भी आईसीटी का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षार्थियों, गणित एक जटिल समझे जाने वाला विषय है। आईसीटी के उपयोग के द्वारा गणित में जटिल अवधारणाओं को आसान किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप गणित के भीतर अंकगणित में लाभ एवं हानि के प्रकरण पर चर्चा कर रहे हैं, तो आपके लिए यह आसान हो जाता है कि आईसीटी के द्वारा आप ऐसे उदाहरण दे सकें जिससे विद्यार्थी लाभ, हानि अथवा लाभ और हानि के सूत्र एवं उसको प्रतिशत में उसकी व्याख्या आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार से ज्यामिति में रेखा प्राप्त समय अथवा वृत्त के बारे में या चतुर्भुज के बारे में जानकारी देते समय आप आईसीटी के उपयोग के द्वारा इन जटिल अवधारणाओं को आसान करके विद्यार्थियों के समक्ष रख सकते हैं। मल्टीमीडिया उपागम के तहत विद्यार्थियों के अधिगम की कमजोरी को रेखांकित किया जा सकता है एवं आवश्यकता अनुसार उसका उपचार भी किया जा सकता है। गणित में यह तकनीक बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आईसीटी के द्वारा हम गणित शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। आईसीटी का एक महत्वपूर्ण उपयोग यह है कि यह समय साध्य नवीन सूचनाएं प्रदान करता है। आज हम वर्ष 2022 में गणित की सूचनाओं के बारे में अगर जानकारी इकट्ठा करनी चाहें एवं अपने शिक्षार्थियों के साथ नवीन ज्ञान को बांटना चाहें, तो उसके लिए हमें निश्चित रूप से आईसीटी का उपयोग कक्षा कक्ष के भीतर एवं कक्षा कक्ष के बाहर भी करना होगा। अतिरिक्त अध्ययन एवं गणित की अमूर्तता, एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ मैथमेटिक्स को समझने में भी आईसीटी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। विशेष रूप से ज्यामितीय एवं त्रिकोणमिति की चर्चा करते समय
आईसीटी के उपयोग द्वारा आप गणित शिक्षण को रोचक एवं आसान बना सकते हैं। इसी प्रकार से अपने विद्यार्थियों में कौशल एवं उनके सर्वांगीण विकास में भी आईसीटी का उपयोग आपके द्वारा एक गणित शिक्षक के रूप में किया जा सकता है। शिक्षार्थियों, विद्यालय शिक्षा में आईसीटी का उपयोग पिछले एक दशक से चर्चा में है। राष्ट्रीय नीति 2012, जिसमें विद्यालय शिक्षा को लेकर आईसीटी के उपयोग पर जोर दिया गया था, के द्वारा हम वर्तमान समय में भी आईसीटी का अधिकाधिक उपयोग करने को बढ़ावा देते हैं। कोविड-19 एवं वर्तमान परिस्थितियों में भी आईसीटी ने अपनी भूमिका से शिक्षण शास्त्र को एवं गणित में ज्ञान को आगे बढ़ाने में अत्यंत सहायता प्रदान की है। गणित अधिगम में आईसीटी का उपयोग। प्रस्तुत चित्र के द्वारा गणित शिक्षण अधिगम में आईसीटी का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। परंपरागत गणितीय ज्ञान में जहां हम प्राचीन भारतीय गणितज्ञों या सूत्रों के उपयोग द्वारा प्रमेय को सिद्ध करना अथवा किसी गणितीय अवधारणा को समझने का जहां प्रयास करते हैं, वहीं सॉफ्टवेयर आधारित गणित के द्वारा हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गणित का एवं संबंधित तकनीकों का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर शिक्षण को एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर भी गणित शिक्षक को बेहतरीन जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। यह न केवल अध्ययन अध्यापन में वरन शैक्षणिक नियोजन में भी आपकी मदद करता है। प्रत्येक शिक्षार्थी हेतु शिक्षा को सुलभ बनाने में तकनीकी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यह सीखते रहने की कला को भी प्रोत्साहित करता है और गणित जैसे विषय में यह अत्यंत आवश्यक है कि निरंतर सीखते रहने की कला आपके भीतर भी विकसित हो, क्योंकि जब एक शिक्षक होने के नाते आप गणित की वर्तमान प्रणालियों को समझेंगे तो आपके शिक्षार्थी भी उस नए ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। आइए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहल के बारे में कुछ चर्चा करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्मार्टफोन, टैबलेट द्वारा शिक्षा की व्यवस्था की बात करती है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आगामी दशक में हम स्मार्ट कक्षा कक्षों की व डिजिटल शिक्षण शास्त्र के बारे में अधिक से अधिक जानें, क्योंकि जितना अधिक हम तकनीकी का उपयोग अपनी शिक्षा व्यवस्था में करेंगे, ये उतना ही अधिक गणित शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इसी वजह से डिजिटल कौशल का समावेश अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि ज्ञान का सृजन हमारी प्राथमिकताओं में शामिल हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन सभी पहलुओं पर विशेष रूप से प्रोत्साहन देती है। प्रिय शिक्षार्थियों, जैसा कि आप प्रस्तुत चित्र में देख सकते हैं, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा NMEICT अर्थात नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT वर्ष 2009 में की गई एक ऐसी शुरुआत है जिसके द्वारा हम तकनीकी के क्षेत्र में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में लगातार नई नई जानकारियों द्वारा अपने आप को नए ज्ञान से परिचित करा सकते हैं। जैसा कि चित्र में उपलब्ध है, यह एक ऐसा ICT की पहल है जिसमें कई सारी शिक्षण तकनीकियों का, या यूँ कहें कि इसके अंदर कई सारी ऐसी पहल की गई हैं जिसके द्वारा हम शिक्षा में ICT के उपयोग पर बातचीत कर सकते हैं। NMEICT के महत्वपूर्ण अंग है स्वयंप्रभा, NDLI अर्थात नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, स्पोकन ट्यूटोरियल जिसे हम FOSS अर्थात फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं, एवं निष्ठा। आइए हम एक एक करके इन सब के बारे में चर्चा करें। इसके अतिरिक्त हमारे पास ई-पाठशाला भी है, जिसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा चलाया जाता है। ई-पाठशाला के भीतर ई-संसाधन, ई-कॉमिक्स, ई-पाठ्यपुस्तकें एवं अनेकों पाठ्यचर्या संसाधन हैं। ई-पाठशाला की टैगलाइन है लर्निंग ऑन द गो, जिसका तात्पर्य है कि शिक्षण एवं अधिगम निरंतर जारी रहना चाहिए। इस ई-पाठशाला का हमारे विद्यालय शिक्षा के कई शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों के द्वारा कोविड-19 के काल में भी काफ़ी उपयोग किया गया है। ई-पाठशाला के द्वारा न केवल हमारे विद्यार्थी अलग अलग वेबसाइट से एवं मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके
ज्ञान में संवर्धन कर सकते हैं। स्वयं स्वयं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें यूजीसी अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एनसीईआरटी, एनआईओएस अर्थात राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय परिषद एवं इग्नू इसका एक हिस्सा है और स्वयं के द्वारा देश भर के एवं विदेशों में भी हमारे शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। स्वयं आज के समय में एक ऐसा मूक का प्लेटफॉर्म है जिसमें लाखों की संख्या में विद्यार्थी पंजीकृत हैं, जिनका समय समय पर आकलन भी किया जाता है। दीक्षा हमारे पास एक अन्य तकनीकी पहल है जिसका पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन। स्कूली शिक्षा में डिजिटल ढांचागत विकास के लिए दीक्षा का उपयोग किया जाता है। दीक्षा के अंदर भी एनसीईआरटी, एनआईओएस आदि सहभागी संस्थाएं हैं एवं दीक्षा के द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को नित्य नया ज्ञान प्रदान किया जाता है। शिक्षार्थियों आईसीटी के भीतर रेडियो, टेलीविजन एवं एलसीडी प्रोजेक्टर के इस्तेमाल से आप सभी भली भांति परिचित होंगे। क्या आपने कभी विचार किया है कि आपके घर में आपके अभिभावकों द्वारा रेडियो का इस्तेमाल किसी संवाद को सुनने के लिए किया जाता है? इसी प्रकार से मूक, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, वर्चुअल रियलिटी अर्थात आभासीय सत्यता, टेक्स्ट कंटेंट, मोबाइल अधिगम प्लेटफॉर्म, चर्चा मंच, ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग, इंटरनेट एवं कंप्यूटर, यह सभी आईसीटी के महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यह सब आईसीटी का महत्वपूर्ण उपयोग है जिसके द्वारा हम अपने विद्यार्थियों को नित्य नया ज्ञान दे सकते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आईसीटी में उपयुक्त अनेकानेक संसाधनों का या माध्यमों का चयन एवं उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। इस हेतु आपको यह ध्यान रखना है कि उपयुक्त माध्यम का चयन करने हेतु शिक्षक को स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। कई ऐसे कारक हैं जिन पर आईसीटी का उपयुक्त माध्यम का चयन एवं उपयोग निर्भर करता है। आइए हम एक एक करके इन कारकों को जानने का प्रयास करते हैं। इसमें से पहला कारक है उद्देश्य आधारित कारक। उद्देश्य आधारित कारक से हमारा तात्पर्य है कि अधिगम के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर आईसीटी की तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। इसी प्रकार से शिक्षण शास्त्र की अनेकानेक विधियां, गणित में भी हम कई विधियों एवं प्रविधियों का इस्तेमाल करते हैं। इन विधियों का या प्रविधियों का सही चयन करके ही आईसीटी की उपयुक्त तकनीक का निर्धारण किया जा सकता है। इसी प्रकार से आपके विद्यार्थियों में वांछित व्यवहार में परिवर्तन किस प्रकार से हो, यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना होगा कि किसी भी कक्षा के भीतर वैयक्तिक विभिन्नताओं का अपना एक अहम योगदान होता है। प्रत्येक विद्यार्थी गणित में अंकगणित के प्रश्नों को हल करने में या ज्यामिति के कुछ चित्र बनाने में समान रूप से सक्षम नहीं हो सकता है। इस उद्देश्य को, इन तथ्यों को ध्यान में रखकर हमें आईसीटी का उपयोग निर्धारित करना चाहिए। उसी प्रकार से शिक्षार्थी आधारित कारक, जिसमें विशेष विद्यार्थियों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। प्रासंगिकता एवं समावेशन, जिसे हम इंक्लूजन भी कहते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है जिसका हमें आईसीटी की उपयुक्त तकनीक का निर्धारण करते समय ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त उपलब्धता, विद्यालयी प्रबंधन में उपलब्ध हुए बजट, कक्षा की स्थिति एवं सर्वाधिक उपयुक्त तकनीक के आधार पर ही आईसीटी का उपयोग आपको सुनिश्चित करना चाहिए। शिक्षार्थियों तकनीकी, शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान एवं विषय वस्तु का ज्ञान एवं इस संपूर्ण समुच्चय पर बात करना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी गणित शिक्षक को निम्नलिखित का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। प्रथम विषय वस्तु, द्वितीय शिक्षण शास्त्र तकनीक एवं तृतीय तकनीकियाँ। तकनीकी, विषय वस्तु एवं शिक्षण शास्त्र के समागम को हम टीपैक के नाम से जानते हैं। टीपैक से हमारा तात्पर्य है एक ऐसा समुच्चय जहाँ पर यह तीनों महत्वपूर्ण अंग आके मिलते हैं। आइए इसे विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं। टीपैक को समझने से पूर्व इसके घटकों के बारे में जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। टीपैक मुख्य रूप से एक समुच्चय है जिसमें कुछ घटक हैं। पहला तकनीकी ज्ञान, जिसके अंदर हम बात करते हैं तकनीकी की। द्वितीय घटक है शिक्षण शास्त्र का ज्ञान, जिसमें हम बात करते हैं पेडागोजी की। गणित शिक्षण में हमारे पास कई ऐसी विधियां एवं प्रविधियां हैं जिनका हम शिक्षण शास्त्र के रूप में उपयोग करते हैं। एवं तृतीय घटक है विषय वस्तु का सही ज्ञान। चूंकि गणित के भीतर अंकगणित, रेखागणित, बीजगणित
एवं त्रिकोणमितीय मुख्य रूप से शामिल हैं। अतः एक गणित शिक्षक को इन सभी का संपूर्ण ज्ञान होना, अच्छा एवं प्रभावशाली ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। एवं इन्हीं 3 घटकों को जब हम आपस में इनके संबंधों एवं अंतर संबंधों पर चर्चा करते हैं तो 3 नए घटक हमारे सामने आते हैं। इसमें से पहला घटक है तकनीकी एवं शिक्षण शास्त्र का ज्ञान। यहाँ पर यह आपको स्पष्ट है कि तकनीकी एवं शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान, पहले 2 घटकों को लेकर हम एक नया घटक बनाते हैं जो है तकनीकी एवं शिक्षण शास्त्र का ज्ञान। इसी प्रकार से प्रथम घटक अर्थात तकनीकी ज्ञान एवं तृतीय विषय वस्तु ज्ञान को लेकर हमारा 5वां घटक तैयार होता है जिसे हम नाम देते हैं तकनीकी विषय वस्तु ज्ञान। एवं अंत में द्वितीय एवं तृतीय घटक अर्थात शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान एवं विषय वस्तु ज्ञान को लेकर तैयार होता है 6ठा घटक जिसे हम कहते हैं शिक्षण शास्त्र एवं विषय वस्तु का ज्ञान। इस चित्र के माध्यम से हम टीपैक मॉडल को आसानी से समझ सकते हैं। पिछले स्लाइड में जहां हमने टीपैक के 6 घटकों के बारे में चर्चा करी, वहीं इस चित्र में समुच्चय विधि के द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि किस प्रकार से टीपैक विधि का उपयोग कक्षा कक्ष में किया जा सकता है। जैसा कि चित्र में उपलब्ध है, प्रथम इसमें घटक है टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जिसे हम तकनीकी ज्ञान कहते हैं। द्वितीय है कंटेंट नॉलेज, तृतीय है पैडागोजिकल नॉलेज। एवं समुच्चय विधि के द्वारा आप इस चित्र के द्वारा भली भांति समझ सकते हैं कि टीपैक विधि का जन्म किस प्रकार से होता है। आइए अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में चर्चा करें। जहां तकनीकी में हमारे पास गणित में आभासी अधिगम अर्थात वर्चुअल लर्निंग शामिल है, ऑडियो वीडियो इसका एक महत्वपूर्ण अंग है, ओपन एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज अर्थात OER एक महत्वपूर्ण घटक है। उसी प्रकार से वेब 2 एवं वेब 3 जिसके भीतर स्मार्टफोन, सोशल नेटवर्क ये सभी शामिल हैं का तकनीकी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इंटरनेट पर दी गई ई विषय वस्तु का भी तकनीकी के उपयोग में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान। प्रिय शिक्षार्थियों, शिक्षण विधियां एवं शिक्षण की प्रविधियां, विशेष रूप से गणित शिक्षण की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कई विधियां एवं कई ऐसी प्रविधियां हैं जिनके द्वारा गणित शिक्षण का कार्य पूरा किया जा सकता है। एक गणित शिक्षक होने के नाते आपको यह जानना अत्यंत ज़रूरी है कि आपको शिक्षण शास्त्र संबंधित सभी विधियों एवं प्राविधियों की आवश्यक जानकारी हो एवं इन सब में आने वाली समानताओं एवं विभिन्नताओं के बारे में भी सही जानकारी हो, जिसका उपयोग विद्यार्थियों के विकास के लिए एवं अलग अलग विकासात्मक स्तर पर आपके द्वारा किया जा सकता है। आइए अब हम उन विधियों एवं प्राविधियों की चर्चा करें जिसके बारे में हमने पूर्व में चर्चा करी थी। प्रस्तुत चित्र में आपके सामने 9 विधियों का उल्लेख किया गया है जिसमें आगमन, निगमन, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, अनुसंधान विधि, योजना विधि, प्रयोगशाला विधि, व्याख्यान विधि एवं प्रश्नोत्तर विधि का वर्णन किया गया है। आप सभी इन विधियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से गणित शिक्षण के अंदर हमारे पास कई प्रविधियां हैं जिसमें से कुछ मूलभूत हैं मौखिक प्रविधि, लिखित, अभ्यास अर्थात ड्रिल प्रविधि, दत्त कार्य जिसे हम असाइनमेंट के रूप में भी जानते हैं, सेल्फ स्टडी या स्वाध्याय, सुपरवाइज्ड स्टडी अर्थात पर्यवेक्षक विधि प्रविधि, अभिक्रमित अनुदेशन जिसे हम प्रोग्राम लर्निंग के नाम से भी जानते हैं, एवं समूह कार्य तथा रिव्यू। प्रस्तुत चार्ट के द्वारा आप समस्त विधियों एवं प्रविधियों की विशेषताओं को जानकर उन्हें समझकर गणित शिक्षण में इनका उपयोग कर सकते हैं। यह ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि एक गणित शिक्षक होने के नाते आप जिस विधि या प्रविधि का इस्तेमाल उपयोग अपने शिक्षण कार्य में करते हैं, यही शिक्षण विधियां एवं प्रविधियों के अनुरूप ही शिक्षण तकनीकी का एवं तकनीकी के साधनों का आपको उपयोग करना सुनिश्चित होगा। विषय वस्तु का ज्ञान। प्रिय शिक्षार्थियों, आप इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि गणित में हम विशेषतः पदों का, सिद्धांतों का, गणितीय समझ का, नियमों का एवं संप्रतियों का इस्तेमाल करते हैं। आपको यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि गणित शिक्षण के दौरान गणित की कक्षा में विद्यार्थियों को समस्त पदों के बारे में, सिद्धांतों के बारे में जानना एवं बतलाना अत्यंत आवश्यक है। तकनीकी के माध्यम से आप किस प्रकार प्रभावशाली शिक्षण कर सकते हैं, इसके द्वारा ही निर्धारित होता है कि आपने विद्यार्थियों की गणितीय समझ के किस स्तर को प्राप्त किया है। एक बार पुनः मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि आपकी कक्षा में उपस्थित विशेष विद्यार्थियों एवं वैयक्तिक विभिन्नताओं
को आपको एक गणित शिक्षक के रूप में हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसी प्रकार से नियमों एवं संपत्तियों को क्या अध्यापन कराते समय एवं प्रमेय सिद्ध करना हो या किसी भी गणितीय सवाल को हल करना हो, विषय वस्तु का ज्ञान होना अध्यापक के लिए अत्यंत आवश्यक है। आइए अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एवं इसके अंदर शामिल दो महत्वपूर्ण अवधारणाओं की, जिसमें पहला है गणित एवं दूसरा है आईसीटी। प्रिय शिक्षार्थियों, आप जानते हैं कि गणित एक महत्वपूर्ण विषय है। विद्यालय शिक्षा में गणित का अपना एक प्रमुख स्थान है, क्योंकि गणित ही यह निर्धारित करता है कि मूलभूत साक्षरता का स्तर क्या है। संख्या ज्ञान का अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके द्वारा हम यह जान सकते हैं कि हमारे विद्यार्थियों की साक्षरता का स्तर क्या है। इसी प्रकार से बहुआयामी, बहुस्तरीय एवं गतिविधि आधारित शिक्षण एवं गतिविधि आधारित पढ़ना, लिखना एवं अंकगणित यह साक्षरता का मूलभूत उद्देश्य माना जाता है। अगर हमारे विद्यार्थी पढ़ने में, चीज़ों को लिखने में अथवा अंकगणित की सामान्य प्रक्रियाओं को जानते हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि हमारे देश में साक्षरता का स्तर निरंतर प्रगतिमान है। इसके अतिरिक्त परंपरागत ज्ञान एवं तकनीकी के सम्मिश्रण में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जोर देती है, जिसके तहत गणित एवं आईसीटी के संबंधों पर नए सिरे से विचार करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रिय शिक्षार्थियों, इस प्रस्तुतिकरण के अंतिम हिस्से में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके विचारार्थ प्रस्तुत हैं। आपको यह अवश्य विचार करना चाहिए कि कक्षा में आईसीटी का उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, अर्थात सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के द्वारा कक्ष में एवं कक्ष के बाहर गणित किस प्रकार से अध्ययन एवं अध्यापन किया जा सकता है एवं प्रभावशाली शिक्षण के द्वारा प्रभावशाली विद्यार्थी तैयार किए जा सकते हैं। इस हेतु आपको अवश्य विचार करना चाहिए। इसी प्रकार से आपको यह भी विचार करना चाहिए कि गणित शिक्षण में नवीनतम आईसीटी उपागमों का किस प्रकार से उपयोग किया जाए। उदाहरण के लिए वर्ष 2022 में या आगामी दशक में आईसीटी में विकास किस दिशा में जा रहा है एवं इसका उपयोग गणित शिक्षण में कैसे आप करेंगे, इस पर आप आवश्यक रूप से विचार करना चाहिए। गणित शिक्षक एवं आईसीटी की दक्षता यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि नवीनतम आईसीटी के उपयोग के लिए आईसीटी में सूचना एवं संप्रेषण उपागमों में दक्षता अत्यंत आवश्यक है और गणित विषय में यह और भी अधिक आवश्यक हो जाती है। इसके अतिरिक्त गणित और वर्चुअल दुनिया अर्थात आभासी दुनिया, जहां पर गणित का ज्ञान विस्तृत रूप से फैला हुआ है, इसको भी जानने के लिए आपको अवश्य विचार करना चाहिए। मेरा यह मानना है कि इस प्रस्तुतिकरण के बाद आप यह निश्चित रूप से समझ पाए होंगे गणित अधिगम में आईसीटी का उपयोग किस प्रकार से हमें एक खुला मंच प्रदान करता है, जिसके द्वारा हम ऐसे शिक्षार्थी तैयार कर सकें जो गणित के क्षेत्र में कुछ प्रभावशाली नई चीज़ों के बारे में बातचीत कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।